ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। ये जो हवेली है, ये रंजीत सिंह के ज़माने में जो लाहौर का जो मिलिट्री कमांडर था, या कह सकते हैं जो कोर कमांडर था लाहौर का, उसकी रिहाइशगाह भी थी इसके अंदर। और उसके साथ साथ जो तमाम खाने में क्या पसंद है? मैं खुद भी, मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है। अच्छा। मैं बहुत खाना पकाता हूँ। सियासत को भी मैंने खैर बाद इसलिए कहा कि मैं रियलाइज़ किया कि सियासत जो है अब ये खिदमत नहीं रही, ये एक एम्प्लॉयमेंट है। अब सियासत करना समझे कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी पर्सनैलिटीज हवेली में आती है, बल्कि हम पिक्चर्स देख रहे थे तो कोई पाकिस्तान का ऐसा नहीं था। या जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी ये बताएं मुझे, हम यही पूछना चाह रहे हैं। वो अस्सलाम वालेकुम। टीवी टॉमसिस के साथ मैं हूं सज्जाद परवेज और मेरे साथ हैं सदफ खालिद जी। और आज का जो टीवी टॉमसिस का स्पेशल एडिशन हम रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियोज में नहीं कर रहे, बल्कि जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब। आज हम इनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं और इनसे बातें होंगी लाहौर की, लाहौर के कल्चर की, पाकिस्तान की, यूसुफ सलाउद्दीन साहब की अपने हवाले से। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया रेडियो पाकिस्तान के पहले वीडियो पॉडकास्ट मैगजीन टीवी टॉमसिस के लिए। मैं आगाज करूंगा। हमने आपकी हवेली भी देखी, आप इसके इस वक्त कस्टोडियन है बारूद खाना की हवेली। ये कब से है, इसका नाम कैसे पड़ा, क्या इसकी सर हिस्ट्री है? ये जो हवेली है, ये रंजीत सिंह के ज़माने में जो लाहौर का जो मिलिट्री कमांडर था, या कह सकते हैं जो कोर कमांडर था लाहौर का, उसकी रिहाइशगाह भी थी इसके अंदर। और उसके साथ साथ जो तमाम असला था और बारूद और तोपें और हर चीज़, जो भी मिलिट्री हार्डवेयर जो था, वो भी उधर ही रखा जाता था। इसलिए हैंस इसको जो जिस बाज़ार में ये वाक़ है, वो बाज़ार बारूद खाना है और ये हवेली बारूद खाना के नाम से। डिपो था उसका एक तरह का, ये डिब्बू भी था और घर भी था, रेजिडेंस। ठीक 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 ठीक। तो सर, अब माशाल्लाह आप इसमें रहते हैं, आप इसके कस्टोडियन हैं। आपकी फैमिली को तक आई ये कैसे पहुंची, क्या सफर आप तक कैसे? ये हमारी ख़ानदान के पास आई को तकरीबन 1862-63 में। अच्छा। क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल हवेली थी, वो जहाँ अब मदरून शहर में पानी वाला तालाब है, जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, वो क्योंकि सबसे ऊंची जगह थी लाहौर शहर में। और हम हमेशा जो वाटर का होता है, वाटर वर्क्स या वाटर का जो टैंक होता है, रिजर्वायर होता है, वो सबसे ऊंची जगह पे ये चाहे 1 इंच का भी फर्क हो, बट यू हैव टू मेक इट एट द हाईएस्ट प्लेस। तो वो हमसे हमारे ख़ानदान से अंग्रेज़ों ने उसको, तब अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई थी, उन्होंने एक्वायर कर ली। और एक्वायर करके तो उसके एवज़ हमें ये प्रॉपर्टी, जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारे घर से, तो तब से फिर ये हमारी फैमिली में है। सर, इतनी बड़ी हवेली को मेंटेन करना आसान काम तो नहीं है। तो क्या मेंटेन करना, वहाँ आपने पूरे बस बच्चे को महफूज किया है। वो सारे दलान ही दलान हैं। उनको 1-2 हाथ दबा झाड़ू पड़ लेकिन जाता हमने है। आज कुछ चीजें देखी, बहुत कीमती चीजें हैं वहाँ पे। आई थिंक उनकी केयर टेकिंग जो है वो बड़ा एक जिम्मेदारी केयर टेकिंग इन द सेंस के उसको क्लीन रखना, बहुत सारा। हाँ, सफाई तो फिर घर में जी होती है। बिल्कुल, हर घर में होती है। और जब वो कालीन है वहाँ कायदे-ए-आज़म के दौर के, काफी वहाँ ऐसी चीजें जो मैं समझता हूँ जी, वो कि कालीन नस्ल है के लिए- जो 23 मार्च को 1940 को जो स्टेज पे बिछा था, जहाँ उससे पाकिस्तान की पहली दफ़ा डिमांड की गई और रेजोल्यूशन पास की गई। तो ये उसकी खसूसियत है। 2 कालीन और हैं जो अब अल्लामा इकबाल को गिफ्ट किए थे। जी बिल्कुल, जो वॉल पे हैंग हुए हुए थे, जो अफगानिस्तान के बादशाह थे। ठीक। और सर, वहाँ जो बहादुर शाह जफर की तस्वीर है रंजीत सिंह की, वो भी है, महारानी जिंदा की है। जी। और एक खातून की तस्वीर है जो रंजीत सिंह के ज़माने में उन्होंने दिखाया है कि ये लिबास औरतें जो थीं वो पहनती थीं। और एक बहादुर शाह जफर की, वो मेरे एक बड़े फेवरेट फिगर हैं बहादुर शाह जफर। क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है, उनको बड़ा अंग्रेज़ों ने उसका जो इमेज जो दिया हुआ है हिस्ट्री में, वो बिल्कुल गलत है जी। he was a great swordsman. He was a great poet के अलावा
वो तीर अंदाजी में बहुत माहिर थे। अच्छा। चलते घोड़े के ऊपर से he could kill an animal and shoot something। अच्छा, इतनी महारत थी उनको। महारत थी उनको। और उनको सिर्फ ये दिखाया गया है कि जिस तरह के अंग्रेज़ों ने हमारी सारी हिस्ट्री को मस्ख किया, उन्होंने हमेशा उनको, अब हम हमारे जो थे लोग, उनको हमेशा कैरेक्टरलेस दिखाया है और अयाश दिखाया है कि हरम में रहते थे और वहीं सब कुछ इसी तरह वो होता था। और ये इस चीज़ को हमेशा छुपाया कि उन्होंने किस तरह लूटा हिंदुस्तान को। अब वो सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। सर, आपने बादशाह जफर साहब की बात की, तो विलियम डैलिपल की जो तारीख है उसको आपने यकीनन पढ़ा होगा, उसमें लास्ट एम्परर के हवाले से भी। तो आप दिल्ली से हमने उनको इनवाइट करना चाह रहा था। हमारा वॉल सिटी अथॉरिटी का एक हम प्लान कर रहे हैं लाहौर पे एक फेस्टिवल, उसके लिए हम चाह रहे थे कि उनको इनवाइट करें, आके वो मुगल हिस्ट्री पे कोई बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ही इज बिजी। तो एनी अदर टाइम तो उनकी जो हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो, आप बादशाह जफर या मुगलिया हवाले से जिन्होंने बात की है, तो आप समझते हैं कि वो डिक्शन अंग्रेजों से मुख्तलिफ है, जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं कि बादशाह जफर। हाँ, नहीं, उसने थोड़ा सा जरा रियलिटी की तरफ गया है, लेकिन फिर भी अंग्रेज ही होते हैं। असल में शशि थरूर जो है ना, उसने he has taken them to task, बिकॉज़ वो अंग्रेज नहीं है। हाँ, उसने सही उनको, मेरा मतलब है कि रगड़ा है मैंने। उनकी नई किताब जो है अभी जो आई है, डेलरिम्पल जो है, वो उसने मुझे वो भेज रहा है कि एक किताब लिखी गई है ऑन बाबरनामा। अच्छा। बाबरनामा को उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है अंग्रेजी में, तो उसका जो प्रीफेस है उसने लिखा है कुछ 14-15 सफ़ों का। अच्छा। तो वो मुझे उसने भेजा, भी मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि उसने बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की है। वो पीछे गया हुआ था सारा, उसने जाके वो देखा है कि फरगना में जो किला था इनका, जिसके वो स्कूल जहाँ बाबर पढ़ा था वो अभी तक वो महफूज है। और मैं उसको कह रहा था, मैंने कहा यार तुम किताब लिखो पूरी इसके ऊपर। सबसे जो इंटरेस्टिंग और जो ज़बरदस्त तो इन मुगलों में से जो बादशाह था वो बाबर ही है। बाकी तो ठीक है, उनकी बाबर ने बुनियाद रखी, और सारी उसकी, मेरा मतलब है कि स्ट्रगल जो उसकी, और सारी जिंदगी वो जंगे ही लड़ता रहा, और टू फाइंड हिमसेल्फ अ प्लेस एंड अ थ्रोन। सर, बुक रीडिंग का टाइम मिल जाता है आपको? किस वक्त पढ़ते हैं? अब नहीं इतना, अब एक्चुअली ये जुल्म है कि हम एक वक्त में तो मैं तो कभी सोता ही नहीं था, हमेशा पढ़ते पढ़ते ही सो जाता था। हम में से बहुत से लोगों की आदत थी। कई दफा ये होता था कि ऐसी इंटरेस्टिंग नावल होती थी कि बंदा सोता ही नहीं था, ऐसा ही है, जब तक के नावल खत्म ना हो। तो आपको लगता है ये सोशल मीडिया ने आके इसको कैप्चर कर लिया है? हमारे बहुत सा टाइम फेसबुक, बिल्कुल, हमारी कई बहुत सारी चीजें जो अब तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो तो बड़ी फ्राइटनिंग है। वो तो कहते हैं कि आपके आंखों के अंदर डाल देंगे कोई ऐसा, कोई क्या कहते हैं, लेंस टाइप, आप एवरीथिंग, आप अपनी आंखें ब्लिंक करेंगे तो आपको सच हर चीज आ जाएगी। बच्चों को स्कूल खत्म हो जाएंगे, यूनिवर्सिटियां खत्म हो जाएंगी, कोई जरूरत ही नहीं होगी पढ़ने की, हर चीज जो है चिप पे हर चीज चलेगी। आई होप दैट आई एम नॉट अलाइव टू सी दैट डे। सर, लाहौर का पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में सकाफत की प्रमोशन में एक बड़ा किरदार रहा है, इसको आप किस जो है हमारे व्यूअर्स जो यूथ है उसको बताना पसंद करेंगे? पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं? पाकिस्तान से पहले भी हम सब कॉन्टिनेंट में भी चल जाए तो लाहौर की इंडस्ट्री, अब लाहौर के देयर वर 3 सेंटर्स ऑफ म्यूजिक लर्निंग, ठीक है, इन द सब कॉन्टिनेंट। एक लाहौर था जी, एक बनारस, ठीक, और तीसरा कलकत्ता, बंगाल म्यूजिक। बिल्कुल ठीक। ये 3 मेन सेंटर्स थे, और लाहौर की अपनी एक बहुत अहमियत रही है। एक सारी बात है, पंजाब हमेशा से ही एक बड़ा सूबा था, एक बड़ा रंजीत सिंह के ज़माने में आप कह सकते हैं एक मुल्क था, और सारा पंजाब जो था सारे हिंदुस्तान को फीड करता था। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी भी ये बात जो है ये सही है कि पंजाब फीड करता है। अब तो खैर एक लाहौर को आप किस सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पर जो लाहौरी हैं वो खुद ही एक सबसे बड़ी सकाफत है। अरे वाह, जो जिनकी सोच ये है कि लाहौर है। बिल्कुल। तो लाहौर की एक जो सब सकाफत है, लाहौर के लोगों की जो एक वार्मथ है, जिस गर्मजोशी से ये बाहर के लोगों का इस्तकबाल करते हैं या उनके साथ ट्रीट करते हैं, उनके साथ
वेरी लार्ज हार्टेड। अंदरून शहर के लोग जो हैं ख़ास तौर पे शायद उनके मकान छोटे हैं लेकिन दिल उनके बहुत बड़े प्योर हैं। एट हार्ट। ठीक है, वो कभी भी बाहर से, अगर आप बाहर से आए हैं, जैसे आप इंडिया से आए हैं, कहीं और से आए हैं, तो ज़रूर आपको पूछेंगे, आप किसी दुकान पे जाएंगे तो वो कहेंगे जी खाना खा के जाओ या लस्सी पी के जाओ या कुछ मेहमान नवाजी बहुत ज़बरदस्त है। तो यही लाहौर का एक कल्चर है। और फिर लाहौर का आपको पता है कि चाहे वो अंदरून लाहौर हो या आपका नया लाहौर हो, अब तो हम देखते हैं कि रोज़ाना के हिसाब से कई रेस्टोरेंट यहाँ खुलते हैं और सब चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और म्यूजिक में भी लाहौर का सर रोल। यूसुफ, सब खाने में क्या पसंद है? मैं खुद भी, मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है। अच्छा। मैं बहुत खाना पकाता हूँ और खाने में अच्छा खाना बिल्कुल मुझे पसंद और है। आपको सबसे अच्छा पकाना क्या था, या आपको क्या दिल चाहता है जब आप फ्री हो? मैं नॉर्मली जब मैं खाना तो मैं पाकिस्तानी देसी भी पका लेता हूँ, लेकिन मेरी जो ख़वातीन है घर में करती हैं जी जी, वो इतनी जीनियस हैं कि मुझे कभी देसी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो मेरे से बेहतर ही बनाती। हाँ, मैं कोई इटालियन खाना हो, फ्रेंच हो, इस तरह का वेस्टर्न खाना जो है वो मैं सो डू यू बिलीव इन डाइट कुछ? नहीं, मेरा एक सिस्टम इस तरह का है कि मैं सुबह जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो कोई चंद बादाम जो रात के भिगोए हुए हो और एक दूध पत्ती की प्याली, दैट्स आई स्टार्ट माय डे विद। लंच आई हैव अंडे देसी, मैंने घर पे ही मुर्गियां रखी हुई वहाँ हवेली में, तो वो अपने घर के ही अंडे आते हैं तो वो ऑर्गेनिक इज गुड। ऑर्गेनिक, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। आटा भी अपने घर का होता है, बारानी इलाके का, जहाँ कोई खाद वाद या कुछ उसमें नहीं इस्तेमाल होती। तो जितनी भी अपनी रावी के ऊपर छोटा सा हमारा फार्म है, वहाँ हम अपनी फैमिली के लिए सिर्फ वेजिटेबल्स कुछ नहीं है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, लीची बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा, और लाहौर ट्रेडिशनली लाहौर की लीची। सो डू वी होप कि नेक्स्ट टाइम हम फार्म पे आ रहे हैं? आप आए बिल्कुल फार्म पे, बिल्कुल आपको मौसम में आए तो आपको लीची खिलाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फालसा खिलाएंगे, फालसा बहुत। ओके। लाहौर कितना बदल गया सर? आपने बात कर रहे थे जो उसका स्पेशली, मुझे नहीं पता, मैं तो पुराने लाहौर में चला गया। अच्छा। इसलिए वहाँ का माहौल जो है अभी तक बहुत सारा माहौल इस तरह है कि वो उसमें शायद लोग देखें, एक तो ये है कि वहाँ सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, सब एक दूसरे का एहसास करते हैं, ख्याल करते हैं, अच्छे बुरे लोग बहुत जगह होते हैं, लेकिन ये पता होता है कि मोहल्ले में किसकी शादी है, वो बच्चे की शादी है, वो यतीम है, उसके लिए किसने क्या क्या करना है, हेल्प चाहिए। मोहल्ले के बच्चे लड़के जो हैं चाहे जैसे भी हों, जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो मोहल्ले की बच्ची की किसी की शादी है या किसी की, तो वो जो लोग हैं वहाँ उनकी मदद के लिए भी आते हैं। जो लोग बाअसर हैं या तो वैसे बेटर प्लेस, वो उनकी इमदाद भी करते हैं। ठीक है। और जिस तरह मेरा घर है, मेरा घर जो है उसमें एक एरिया है, एक कोर्टयार्ड जो काफ़ी बड़ा है, और वो सबके लिए होता है, खुशी की खुशी हो, हमने देखा बहुत सारी वीडियोस, क्लिप्स जैसे आपके इंस्टा पे आते हैं, यूट्यूब वीडियोस वगैरह, बड़ी हैपनिंग शामें होती हैं। तो आपका म्यूजिक में खुद का इंटरेस्ट है या आपकी कोई गैदरिंग्स ऐसी बन गई, फ्रेंड्स ऐसे सर्कल हो गया? नहीं, मेरा तो म्यूजिक का प्रोग्राम है ना जो मैं करता था पाकिस्तान टेलीविजन के लिए। जी जी। एक्चुअली म्यूजिक ये जो है ये एक ऐसा एक मुझे इस बात का इल्म है कि यहाँ जब इस सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम आया तो कोई मौलवी या कोई बादशाह या कोई मजहबी जमात इस्लाम यहाँ लेके नहीं आई, सिर्फ सूफिया इस्लाम लेके आया। सूफिया का वो इस्लाम था जिसने नॉन मुस्लिम्स को बहुत अट्रैक्ट किया। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि सूफिया ने भी म्यूजिक को, कवाली क्या थी जी, कवाली हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने से शुरू हुई कवाली, और उन्होंने उसने बहुत अट्रैक्ट किया। हाँ, और ये कवाली सेंट्रल एशिया से आई, जो जिक्र का जो एक सिलसिला था जो मुसलमानों में, जो सूफिया थे बड़े जीनियस थे, उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि उन्होंने लोकल कल्चर को एक्सेप्ट किया। लेकिन यू हैव टू बी क्लियर, हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। जो चीज़ आप हमारे मजहब से क्लैश करती थी उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने जब सियासत को खैराबाद कहा, और सियासत को भी मैंने खैराबाद इसलिए कहा कि मैं रियलाइज़ किया कि सियासत जो है अब ये खिदमत नहीं रही, ये एक एम्प्लॉयमेंट है।
अब सियासत करना समझे कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, अच्छी जगह आपको मिल गई है, अच्छी नौकरी मिल गई है, अब आगे आपके बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी और आपका सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। इसमें कोई खिदमत और ये वो सारा जो है ये बिल्कुल एक लोगों के लिए एक जो भी है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि माशाल्लाह आपके हल्का बाब में हर पॉलिटिकल पार्टी के अहम रहनुमा आपके दोस्त हैं, आपने खुद भी एमपीए भी रहे, तो वो तजर्बा आपने पहले ही बता दिया कि आपने खैर बात कह दी है, तो वो टेन्योर कैसा था, उसमें क्या आप समझते थे, आप जो एक मोटिव से गए वो पूरे नहीं हुए? मैं तो मैंने जब एक देखिए मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीबॉडी सेल्फ सेंटर्ड, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मुझे देखिए मैं जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है, मेरे बाप के खानदान, मेरे माँ का खानदान, उनकी कितनी स्ट्रगल थी पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक। तो अब हमें तो हमारी तो ट्रेनिंग ही और किस्म की थी। तो अब तो ये है कि कायदे आजम और इकबाल को एक सिंबल बना लिया गया, की तरफ भी हम तवज्जो नहीं करते। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, एक दिन आता है आप मना लेते हैं। लोग क्या करते हैं, कोई इकबाल डे को या कायदे आजम डे को उनको याद करते हैं, घर बैठते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, टीवी देखते हैं, रोटियां खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हालांकि मैंने कई दफ़ा कहा है कि जब ये इकबाल डे की छुट्टी बंद हुई थी, मैंने कोई इतराज़ नहीं है, आप ये करें कि इकबाल डे और कायदे आज़म डे की छुट्टी वाले दिन आप तमाम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां जो हैं उनको ये ऑर्डर दें कि उस दिन बाकी सारा दिन छुट्टी होगी, लेकिन तकरीब होगी एक जिसमें आप इन्हीं की बात होगी, इनकी बात होगी, हमारे बच्चों को नहीं 14 अगस्त को है उसकी बात हो, और जो चीजें छुट्टी देने से उनको क्या फायदा, आप कुछ दे रहे हैं कि वो इंतजार करते हैं, वो पहले से प्लानिंग करते हैं, हमने कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, हमने क्या करना है, छुट्टी आ तो उस छुट्टी उसको ना बनाए, उसको यूज करें। कौमें इसी तरह बनती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी नेशन बिल्डिंग नहीं की। हम बाकी जो आप ईरान को देख लें, आप टर्की को देख लें, बाकी और जो इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है और आज जिनकी इज्जत है सारी दुनिया में, उन्होंने अपने नौजवानों को शुरू से ही एक पाथ दे दिया, एक रास्ता दिया है उनको, दे आर वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तान, यू नो, टू बी देयर पार्ट ऑफ देयर कंट्री। आपको नहीं लगता कि ये जो पेशेंस नहीं रहा लोगों में, उसकी रीजन यही है? ऑफ कोर्स लोगों के पास खाने को नहीं है, बिल इसलिए कि आपका कोई किसी किस्म का मेरिट नहीं है जी। नाइंसाफी जो है वो बेहद है। आप यही देख लें कि कुछ मतलब कितने केसेस, कितने क्या कुछ होता है। अब लोग, आम बंदा जो है वो थाने में जाने से डरता है जब तक कोई एमपीए या एमएनए उसकी सिफारिश ना करे या कहे ना, तो वहाँ जो उनका जो हशर होता है या हाल होता है, तो वहाँ तो मेरा मतलब है कि दुनिया में तो इस तरह नहीं होता। दुनिया में आप जो बाकी दुनिया की जो पुलिस है वो तो आपकी मदद, आपकी हेल्प करती है। बहादुर मशहूर है। सर, अगर हम डिफाइन करें यूसुफ सलाहुद्दीन की पर्सनालिटी को, म्यूजिक लवर भी हैं, आर्ट लवर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, सोशल वर्क में बड़ा काम है। म्यूजिक लवर में जरूर, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा प्रोग्राम जो मैं एक्सप्लेन करूं, मुझे जब कोई कहता है कि जी बड़े अच्छे कंपोजर हैं आप, बड़ी अच्छी म्यूजिक बनाते हैं, तो मैं मुस्कुरा देता हूँ, उनका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि मेरा मकसद म्यूजिक बनाना तो था ही नहीं। मेरा मकसद तो था कि अपने नौजवानों तक अपनी आइडियोलॉजी, उसमें इकबाल शनासी है, उसमें गालिब शनासी है, उसमें आपके सूफिया के कलाम की शनासी है, कि ये चीजें लोगों तक पहुंचे और सॉफ्टली पहुंचे। तो ये भी नहीं कि अब मैं कुछ इस तरह खड़ा होकर तकरीर कर रहा हूँ, लोग डंडे मार रहे हैं मुझे कि ये क्यों, ये क्या हो गया, और सुनना भी नहीं चाह रहे, यौन भी सुनना भी नहीं चाह रहे, यौन भी। ये म्यूजिक तो ऐसी चीज़ है जो दिल पे उतर जाती है और असर रखती है। और अल्लाह के फजल से मैं बड़ा इस बात पे मैं वेरी सेटिस्फाइड कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसको 75% यूथ देखती है, फ्रॉम द एज ऑफ 13 टू द एज ऑफ 34। And he has a huge following. I was amazed. अगर 50% लोग जो हैं वो पाकिस्तान से देखते हैं, तो मिनिमम 40% जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये एक मेरे लिए बड़ी एक खुशी का मैं सोचता हूँ। हालांकि मैं जब तक यूट्यूब का चैनल नहीं बनाया था मुझे नहीं पता चलता था कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब मेरे पास क्योंकि उसके एनालिटिक्स आते हैं, डेटा आता है, मैं जब चाहूँ खोल के देख लूँ कभी कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस मुल्क में ज़्यादा देख रहे हैं या कम देख रहे हैं, औरतें कितनी देख रही हैं, मर्द कितने। ये अब टेक्नोलॉजी का ये तो फ़ायदा है। बिल्कुल। तो दैट इज़ वेरी हार्टनिंग, क्योंकि मेरा मकसद ही एक प्रोग्राम करने का ये था कि मैं नौजवानों तक अपना एक पैगाम पहुँचा सकूँ। आपने सर, आपके वजह से बहुत से नए नाम उभर के सामने अब अपनी एक शनाख्त बन गए। आपको किस अपनी जो है, मेरे सारे ये बच्चे हैं, साहिर अली बग्गा हो, राहत हो,
अली ज़फ़र हों, सनम मारवी हों, हिना नसरुल्लाह हों, अल्लाह आपका भला करे, सारा रज़ा हों, अली अब्बास हों, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मेरे साथ आई थिंक शबनम मजीद भी, शबनम मजीद हों, हुमैरा अरशद कोयल है हों, वो, सब बहुत प्यारा गाती है। बहुत हमने इकट्ठे सबके साथ काम किया। और फरिया परवेज के ये तो साथ सर सारे ही लाहौर के जितने भी माशाल्लाह ये आप पाकिस्तान के सब आपके एक तरह के दरियाफ्त कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर मैं कहूँ 1 2 3 रेटिंग करें, मुश्किल तो आपके लिए भी होगा, लेकिन आप किसको कहते हैं जो आप समझते हैं कि दी बेस्ट 1 2 3 प्लीज है आपका? नहीं, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। ठीक सर, आपकी हवेली में खुदा के लिए और काफी फिल्मों की शूटिंग और फिर टीवी का भी हुआ, सारा कुछ हुआ, तो जो एक आम है उसके नजदीक बड़ा एक ये लाइफ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि शौक भी पूरा हो रहा है, म्यूजिक भी है, महफिलें भी सॉफ्ट है, तो लोग डिमांड भी करते होंगे आपसे, फरमाइश भी करते होंगे जब इस किस्म की शूटिंग हो या रिकॉर्डिंग, तो आप हमें भी इनवाइट करें। हाँ। एक बड़ा प्रेशर भी आपके पास होता प्रेशर होगा। भी है। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था एक वेब, तो वो खातून मुझसे कहने लगी कि कैसे बड़ी हैंडल करते हैं फिर? नहीं मुझे सुना है कि अब एक ये भी आपके बारे में है कि आप बड़ी पार्टियां होती हैं और यहाँ पता नहीं क्या क्या होता है, तो आप कैसा फील करते हैं? मैंने कहा मैंने जूते की नोक के ऊपर रखी हुई ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने कहा ये मेरा और मेरे खुदा के दरमियान मामला है। नहीं, हमें तो सवाल से सर बात नहीं, मैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि तो मैंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा क्योंकि हम जो लोग हैं हमारे यहाँ के, हम गॉसिप करने के मास्टर हैं, और मैंने कहा दुनिया भर में तो औरतें करती हैं, हमारे मर्द भी गॉसिप करते हैं, बिल्कुल तो नहीं बुरे। तो मैंने कहा मुझे कभी भी इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी अल्लाह के फजल से उसी तरह जी है जिस तरह मैं चाहता था उसको जीना। बाकी हिसाब किताब मेरा जो है वो ऊपर होना है, इन लोगों ने नहीं करना मेरा हिसाब किताब, जो है नॉट बॉदर। मैं तो सर सवाल ये किया था कि प्रेशर को कैसे आप लेते हैं? कोई दोस्त नाराज भी नहीं, होता कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं कोई नाराज नहीं होता। जिस तरह का इनका जो मैं समझ रही हूँ कि ये लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद है, जिस तरह सोशल लाइफ जो इनकी है, जब मेहमान आते होंगे ये खुश होते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जिस तरह का इनका सेटअप है। बच्चे हैं मेरे, नेफ्यूज नीसेस हैं, वो उनके भी फ्रेंड्स, उनकी कई दफा शादियों का महफिल हो जाती है, कभी किसी का निकाह हो रहा होता है, किसी की बर्थडे हो रही होती है, कभी उनके बच्चों की अपनी कोई दावतें चल रही होती है, तो रौनक लगी रहती। मैं तो बड़ा आई फील वेरी नाइस। सर यही माशाल्लाह का आपकी फ्रेशनेस का राज भी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी पर्सनैलिटीज हवेली में आती है, बल्कि हम पिक्चर्स देख रहे थे तो कोई पाकिस्तान का ऐसा नहीं था। या जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी ये बताएं मुझे, हम यही पूछना चाह रहे हैं। वो कायदे आज़म की बेटी थी, हाँ। उससे बड़ी पर्सनैलिटी वहाँ लेडी डायना भी आई, बहुत। आपकी एक पिक्चर्स भी बड़ी हिट हुई थी, सब न्यूज़पेपर्स का दौर था कि आप इशारा कर रहे हैं वो आपके साथ खड़ी हैं। वो लगी हुई तस्वीर वहाँ, वो मैं उनको तस्वीर दिखा रहा था उनकी पुप्पी के साथ और उनके वालिद के साथ, जो मेरे वालिद की वालदा की जो तस्वीर है, उनको तो मैं एक एक चीज़ दिखा रहा था उनको, क्योंकि जब वो आई थी तो उन्होंने कहा था मेरा बड़ा लो प्रोफाइल रखना है, सिर्फ आप ही की तरफ आई जी। और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि किसी प्रेस मीडिया पे नहीं, वो नहीं। मैंने बड़ा उनके साथ एक बड़ा खूबसूरत एक पूरी शाम मैंने को 8-9 घंटे उनके साथ और वो बहुत गुफ्तगू की, बहुत बातें की। मेरे जो बड़े बेटे हैं वो और कायद के जो ग्रेट ग्रैंडसन जे, ये दोनों इकट्ठे पढ़ते थे अमेरिका में, बॉस्टन में, एक ही कॉलेज में। अच्छा। तो ये जब क्योंकि अपना मिसेस वाडिया जो हैं, इनकी कायद की जो बेटी थी, उनका एक न्यूयॉर्क में घर है और एक मायामी में। न्यूयॉर्क में मायामी में जब न्यूयॉर्क में ठंड हो जाती थी तो मायामी चली जाती थी, वहाँ ज़रा मौसम वहाँ एक जगह पर। तो ये बच्चे पीछे से फिर कई दफा को छुट्टियाँ होती थी तो उनके पास उनके घर रहने उनको इजाज़त थी कि जाके वो रह सकते। तो बेटा मेरा मुझे बताया करता था कि अब्बा जो तस्वीरें कायद की वहाँ लगी हुई हैं वो आपने कभी देखी नहीं, किसी ने नहीं देखी, उन्होंने कभी दी नहीं किसी को वो तस्वीर। तो फिर ये जब आए यहाँ पाकिस्तान आए, उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और शहरियार खान जो हमारे BCCP के चेयरमैन थे, उनके इनविटेशन पे उन्होंने उनको बुलाया, उनकी सारी फैमिली को। तो ये बच्चे, जलाल मेरे बेटे ने एक दावत की वहाँ हवेली के अंदर, और सारे इंडियन उनके जो दोस्त थे वो भी, जो सिंगर्स और एक्टर्स और जो विजय माल्या जो उनका एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके बहुत से लोग उनके वहाँ से आए। तो वहाँ अपना नस्ली जो है, अपना कायद के जो ग्रैंडसन है, ये भी आए, इनके बेटे भी आए सारे।
तो वो बड़े हैरान हो गए। उनको खैर इतना नहीं पता, यहाँ तो बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने देखी कायदे आज़म की, तो और फातिमा जना की, और बड़ी रेयर है वो भी ना, वो भी तस्वीरें। मुझे वो कहने लगे व्हाट इज योर कनेक्शन विद ग्रैंडफादर। मैंने कहा बैठ जाओ इधर, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, खैर मैंने उसको सारा जो भी उनकी दादा की जो पोलिटिकल हिस्ट्री थी और इकबाल के साथ क्या रिलेशनशिप थी, तो वो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा बस एक ख्वाहिश रहेगी कि आपकी वालदा से मुलाकात करनी। अच्छा, तो वो कहने लगे कि अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि कल तो हम जा रहे हैं कराची। हम फिर कभी कभी आप बॉम्बे आए तो बड़ा मुझे दिल को ना एक बहुत धचका क्या मतलब कि वो एक ख्वाहिश थी अगर पूरी हो जाती। दूसरे दिन उनका फोन आ गया, उन्होंने कहा मेरी वालदा को पता लगा, उन्होंने अपनी फ्लाइट तो क्या अपने जहाज पे आए, तो उन्होंने कहा वो कह रही मैं परसों जाऊँ और मैं आपकी तरफ जरूर आऊँ। मैंने कहा फिर खाना खाएं, उन्होंने कहा नहीं खाना हमें आप उधर खिलाएं, कुक्कूज़ कैफे। अच्छा कुक्कूज़ कैफे। मैंने कहा अच्छा, खैर उस वक्त तो मैंने नहीं पूछा कि क्यों, फिर मैंने वहाँ अरेंज किया खाना सारा, क्योंकि अब वो ऊपर सीढ़ियों के ऊपर भी उनका है कुक्कूज़ कैफे, तब कुक्कूज़ कैफे ही था और वहाँ फूड स्ट्रीट नहीं बनी थी। तो नीचे ही जो उसका एक स्टूडियो था इकबाल हुसैन का, उधर ही मैंने सब ने खाने का वहाँ अरेंज किया। तो उसके बाद फिर खाने के बाद फिर ये मेरे यहाँ ये तशरीफ़ लाई हवेली में। अब हम बैठे हुए हैं खाने की मेज़ पे, तो मुझे शहरियार साहब ने कहा कि आप उनके पास बैठ गए नेक्स्ट तो। तो मैंने उनको बड़ी अब उनका एक रोब भी था, शी लुक जस्ट लाइक हर फादर। उनका बोलने का अंदाज भी, अब आवाज़ भी उनकी गरजदार थी अपने बाप की तरह। मुझे तो लग रहा था कायदे आज़म में बैठे हुए हैं, ऑनेस्टली मैंने तो नहीं देखा, लेकिन एक उनकी पर्सनैलिटी के बारे में इतना बुजुर्गों से सुना था, हर बुजुर्ग से सुना था कि वो ऐसे थे, इलेक्ट्रीफाइंग उनकी पर्सनैलिटी थी। और तो मैंने डरते डरते ना उनसे मैंने पहले तो ये कहा, मैंने कहा मैम आपके वालिद ने ये मुल्क बनाया था, लेकिन लगता है कि हमने कोई उस चीज़ की कदर नहीं की, हमने उसका बेस्ट कर दिया। वैसे देखती नहीं, नो डोंट से दैट। बड़ा बुरा लगा उनको, ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर मुझे खुशी हुई, मैंने कहा ये अच्छी बात है, ये उस तरफ जा रही है, पॉजिटिव नोट पे आई। तो फिर मैंने बातों में मैंने पूछा कि मैम यू नो लॉट ऑफ पीपल से so many things about the differences, you had so many differences with your father. तो मुझे कहने लगी, listen to me young man, I and my father only had one difference of opinion and that was my marriage, nothing else। यानी कि उसने साफ कह दिया कि उसके अलावा हमारा कोई डिफरेंस आ ही नहीं, बाकी जो मेरे वालिद ने किया बिल्कुल सही किया बेसिकली। अच्छा उसके बाद मैं बैठे हुए थे यहाँ, तो एक साहब आए, वो सर अब्दुल रशीद जो पहले चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उनके ग्रैंडसन थे। तो वो गुजरे, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आके मिलो तुम। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैम ही इज द ग्रैंडसन ऑफ सर अब्दुल रशीद एंड हिज फादर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड ही टुक द ओथ फ्रॉम योर फादर। तो बड़ी खुशी से उनको मिली। तो मैंने हम बैठे ही हुए थे कि दो ख़वातीन आई, मस्ट बी इन द मिडिल एज। अब लोगों को पता तो था ही कि कायदे आज़म की जो बेटियां वो आई हुई हैं, तो उन्होंने उनको जब अब उसकी मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, वो देख रही हैं उसकी तरफ, और वो यानी कि उनको एक इमोशनल सा कुछ अच्छा वो आई उनकी तरफ और आके उन्होंने बात करने की कोशिश की, मैम उनके चोक हो गई, बिल्कुल इमोशन के साथ, आंखों में आंसू और चोकिंग, और वो कहने लगी सॉरी मैम प्लीज हैव योर, और वो भाग गई ऊपर, वो रुक ही नहीं सकी। तो मुझे कहने लगी यू नो these things happen it makes me very sad and very emotional। यानी कि उसको ये आके एहसास हुआ कि अभी भी लोग जो हैं कायद से और फैमिली से कितनी। उसके बाद हम मेरे घर गए, वहाँ मैंने कहा ये इस कुर्सी पे आपके वालिद भी बैठे थे, आप भी बैठे इस कुर्सी के ऊपर। बड़ी खुश हुई, बड़ा मेरे से उन्होंने प्यार किया और बहुत सारी बातें उन्होंने की। कुछ मैंने बातें सारी कभी पब्लिकली नहीं की, क्योंकि वो पब्लिकली करने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली को होगा वहाँ क्या कहते हैं
का होगा। तो लेकिन एक बात मुझे याद है कि जब अपना मुझे एक टर्न वो तस्वीरें देखनी थी मेरे वालिद की और दादा की कायद के साथ, तो इस तरह मुड़ के ना तो मुझे कहने लगी, डोंट एवर ट्रस्ट द कश्मीरी हिंदू ब्राह्मण। नेहरू, ठीक है, हमें तो हिस्ट्री का पता, हमारे तो अब आओ दादा ने हमारे दिमाग में ठोकी हुई थी हर चीज, बिल्कुल एज हमें बेड टाइम स्टोरीज थी हमारी ये। तो मुझे बिल्कुल, मैं आज रियलाइज कि ये नेहरू की बात कर रही है, क्योंकि कई दफा धोखा दिया उसने, कितनी दफा कायद ने कोशिश की कि वो अब वो जो पैक्ट लखनऊ पैक्ट किया, इकबाल ने अपोज किया उसको, अल्लामा इकबाल उसके हक में नहीं थे, वो कहते थे, बट अल्टीमेटली फिर कायद जो थे वो, तो मैंने उनको मैंने एक तस्वीर थी वहाँ अपना मेरे दादा की जब इलेक्शन जीते थे मेयरशिप का 1946 में, तो ये मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे, तो मुझे कहने लगी कि मैंने उनको बताया ये, तो कहने लगी यस आई रिमेंबर आई वाज I remember I was in Delhi with my father and when he heard the news so he said that this is a good omen for Pakistan। वो कायद ने ये कोट लिखी हुई है, it means फ्रेश मेमोरी। फिर मैंने उनको बताया, हारून का बताया, हारून कहती यस they were very good friends of my father सर अब्दुल्ला हारून, उनकी फैमिली, उनके घर में तो कायद बहुत ठहरे हुए हैं, सी फील्ड में बहुत दफा, हजारों दफा वहाँ ठहरे हुए हैं। सर कितने लकी हैं सर, मैं तो सोच रहा हूँ मुझे रश्क आ रहा है, अल्लाह सर को सेहत के साथ उम्र खिदरत आ जाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं, मेरे हाथ में उस वक्त में सिगरेट बहुत पीता, अच्छा मेरे हाथ में सिगरेट था, जला नहीं हुआ था, तो मुझे लोग उसमें मुझे कहती यंग मैन, वो यंग मैन कह के एड्रेस करती, आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। मैंने कहा मैम, मैंने भी मुस्कुरा के मैंने कहा मैम तो व्हाट शुड आई डू, तो कहने लगी वो गिव इट अप, मैंने सिगरेट पीने छोड़ दिया। तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि तुम सिगरेट तो बड़ी अच्छी गाल है, तो सिगरेट छाड़ देते हैं पीने। मैं कही जी वो कायदे आज़म की बेटी है ऐसा उन्होंने, तो मुझे कहने लगी अच्छा यदि मैं तेरी माँ तेन पिछले 30 साल तो कह रही है कि तू स्मोकिंग छाड़ दे, मैं क्यों तुसी लामा इकबाल दी थी हो कायदे आज़म की बेटी। So sweet। सर मोबाइल से इरादा है अपना लिखने का, आपके पास तो बहुत सारी इस तरह की बातें होंगी जो मेरे ख्याल में लोगों के लिए मानत है। पता नहीं, ये तो अल्लाह जानता है, अगर कोई किस्मत में हुआ। मेरी चीज जो है ना वो मैं आई ओनली गो बाय डेस्टिनी, मैं कभी कोई चीज प्लान नहीं करता, जो होना होता है वो हो जाता है। That means you don't dream? No, Does that mean? ड्रीम, मुझे ड्रीम्स बहुत आती हैं, फैमिली के साथ इनहेरिट किया ना आपने ड्रीम करना, तो ड्रीम बिल्कुल आती हैं, और लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरा रास्ता अल्लाह ताला जो है ना वो ही इजी कर देते हैं। मेरा रब भी, मेरा जो भी क्या कहते हैं कि मुझे डिफिकल्टी आती है या मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, लिटरली मैं आपको बताऊं कि वो रास्ता जो है ना वो साफ हो जाता है। दैट इज नियत, आपकी नियत साफ है तो आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। और ये भी जब मैंने ये प्रोग्राम भी जब शुरू किया तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, सियासत छोड़ दी, अब किस तरह, कुछ तो मुल्क के लिए करना है। तो ये अब अल्लाह के फजल से ये मुझे कोई पता नहीं था, ना मैं कोई म्यूजिशियन था बाय बर्थ, ना मैं कोई शायरी करता था। मैंने शायरी भी मतलब कि वो लेवल तो नहीं, लेकिन गाने लिखे ही, गांजा मेरा प्ले था, उसके बहुत सारी चीज़ें मैंने उसकी की, कॉम्पोजिशंस बहुत सारी की। और अभी भी मैं कुछ ना कुछ इस तरह अभी आजकल क्या कर रहे हैं, क्या कुछ अभी रिसेंटली मैंने कलाम अब मैं अपना जो विरसा है वो अब मैं खुद ही कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट माई सेल्फ ऑन माई, क्योंकि जगह तो मेरे पास है, वहीं पर विरसा होता था। ये जो जितने भी आर्टिस्ट थे ये मेरी वजह से जब पाकिस्तान टेलीविजन के लिए काम करते थे तो उनको तो पैसे तो इतने नहीं मिलते थे, लेकिन मैं समझती हूँ जो आपने प्लेटफॉर्म उनको दिया है ना, जो प्लेटफॉर्म तो बना ना, फिर प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ता है। अच्छा, फिर ये है कि अपनी जो है कि भाई जब मैं इनवाइट करता हूँ लोगों को, एक बड़ी अच्छी गैदरिंग आ जाती है लोगों की और एक बड़ा अच्छा एक उसका माहौल बन जाता है। ये सारी चीज़ें अब मैंने लर्न की कि मीडिया में आके कि भी मीडिया क्या है, इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि आजकल के ज़माने में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये भी तो हो सकता था आप इंट्रोवर्ट हो जाते, घर बैठ जाते साथ के बाद, लेकिन ये जो आपने कहा कि आई फेल्ट दैट एनर्जी कि मैं बाहर निकली, नहीं वो देखिए, जब डू यू थिंक हो सकता है अगर मेरे लिए कुछ ना होता जी, ये रास्ते ना निकलते तो मैं इंट्रोवर्ट हो जाता। ये तो अल्लाह के हाथ में था, उसने मुझे बहुत से रास्ते मुझे हाँ बिल्कुल, आप ये सोचें कि इस उम्र में 50 साल की उम्र में जाके आप आपके एक माइंड के
ऐसी कोई नई खिड़कियां खुल गई जिनको आपको खुद नहीं पता था कि आप ये अचीव कर सकते हो, और आपने करके दिखा। और मैंने कसम से मैं आपको ये बताऊं, मैं बड़ा हंसता हूं, मुझे कोई कहता है कि ये कि आप, मैंने कहा मेरे लिए ये हो जाता है, मैं नहीं खुद करता। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह होता है। मैंने कहा मैं जब कंपोज करता हूं तो मैं चीज मेरे हाथ में होती तो उसकी कॉम्पोजिशन मेरे माइंड में आ जाती। मैंने कहा मैं कोई ये तो नहीं देखता कि ये कौन सा राग है, बाद में मुझे बग्गा बता रहा होता है, लो जी यह राग है, या राहत बता रहा होता है कि ये राग है। ब्लेस्ड। तो इसी लिटरली इस तरह होता है। एक दफा मुझे याद है कि राहत के साथ हम बैठ के, तो उसमें स्टूडियो बैठा था, और अपना हमारे बहुत बड़े राइटर हैं SM सादिक साहब, उनके बहुत सारे गाने उनकी नातें थी, राहत रिकॉर्ड कर रहा था स्टूडियो में। तो मुझे पूछने लगे सादिक साहब कि कुछ तानू दिल नू लगी? मैं तुहानू दस्सां ऑनेस्टली, मैनू वाले दिल नू कुछ नहीं लगे, मैंने उन्हीं को मजा आया। कहने लगे अच्छा। उन्होंने कहा, वो बैठे बैठे उन्होंने एक नात लिखी, ऐसे उन्होंने लिखी, और वो राहत को देने लगे, तो मैंने कहा नहीं मुझे दो। अच्छा। अब मैंने अपने हाथ में पकड़ी और मैंने उसको उतरी कंपोज कर दी उसी वक्त ही। और वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो बहुत ही ज्यादा सुनी वाली नातें हैं, वो पंजाबी की नात है, एक ख्वाब सुनावा, और वो उधर ही बैठ के उसी वक्त ही हमने रिकॉर्ड की, उसी वक्त ही। रात में क्योंकि स्टूडियो था, वोकल था, फौरन हमने उसके वोकल कर लिए, बग्गे को भेजी, उसने उसकी म्यूजिक बना दी। फिर उस वक्त तुम कह रहा हूँ, हर रमजान में मैं एक नात की एल्बम कंपोज करता हूँ, काफी मैंने कंपोज की हैं एल्बम्स नातों की। तो फिर उस प्रोग्राम में हमने ये की, और अभी पता नहीं कितने मिलियन, कोई 200-300 मिलियन तक उसके व्यूज हैं। सर बच्चों में किसी में ये चीज है, ये जो क्रिएटिविटी है? बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो वालदा थी वो भी बड़ी क्रिएटिव थी, एंड शी वाज आल्सो एन आर्टिस्ट, और NCA से, और फिर उसके बाद इंचपोल्ड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से वो पढ़ी हैं। शी वाज अ डिजाइनर हरसेल्फ। तो जलाल, माय एल्डेस्ट सन, ऑल्दो ही इज लर्न, पढ़ी उसने इकोनॉमिक्स थी, लेकिन ही रन्स एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। बेटी मेरी जो है, शी इज एन इंटीरियर आर्किटेक्ट, और जो सबसे छोटा बेटा है उसको ही इज इनटू रेस्टोरेंट्स, उसको कुकिंग का बहुत शौक है, वो सारा। लेकिन अल्लाह के फजल से किसी बच्चे को हमने कोई पैसे नहीं दिए, नहीं कोई पैसे नहीं दिए, कोई चलता चलाता बिजनेस उनके हाथ में नहीं दिया, ऑल सेल्फ मेड, अल्लाह के फजल से, ऑल थ्री ऑफ देम माशाल्लाह। और ये टचवुड, ये मेरी सबसे बड़ी, जो मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता हूँ, इस बात का करता हूँ कि मेरे बच्चों ने कभी मुझे ये मौका नहीं दिया कि मैं किसी के आगे उनके लिए हाथ खिलाऊं। वाह क्या, ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक खुशकिस्मती है। बाकी तो खैर इंसान में दुनिया में चली जाता। दूसरा ये है कि शुक्र है कि ये भी उनमें को ऐसी बात नहीं है कि उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, या उनको डाले चाहिए पीछे लगे हुए, या उनको कोई बहुत ब्रांडेड कपड़े चाहिए। नॉट एट ऑल स्टेटस कॉन्शियस। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी माँ की तरफ से भी उनकी तालीम जो है वो बड़ी सॉलिड, क्या कहते हैं, उनकी तरबियत और तालीम उनकी रही है। पढ़ाई में सारे माशाल्लाह तेज थे, ऑल थ्री ऑफ देम। और ये एक मैं समझता हूँ, और मैं सबको भी देखिए, एक बहुत बात होती है, आपकी 400 मिलें चल रही हैं, आपकी बेटा आ गया, आपने उसको देनी है, वो उनकी अचीवमेंट नहीं होती। वो तो ठीक है, वो चलते चलाती है, एक बिजनेस आपने दे दी, उसने चला ली या ना चलाई, वो सजाद साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अम्मी को मिलने इतना टाइम देते हैं, आते हैं डेली। यूसुफ साहब, कोई ऐसा मैसेज जो आप बुजुर्गों के लिए देना चाहें, हमारी यूथ को, कि इनकी कदर करें, हमारे बच्चों को नहीं पता? वो भी मैं क्या कहते हैं, उस दिन जमायमा का इंटरव्यू सुन रहा था, जो उसने जियो ने गालिबन वो किया इंटरव्यू, तो वो उसमें वो यही कह रही थी कि नीयत, जो चीज़ मैंने सीखी वहाँ पाकिस्तान में, वो है कि नीयत बहुत मैटर करती है। अपनी नीयत को साफ रखें, ठीक है, और जितनी कोशिश करें कि जितना भी आप उन लोगों के काम आ सकते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप अपने चादर से थोड़े से ज़्यादा भी पाँव फैला के अगर आप अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें। देखिए, बात यह है कि वो कहते हैं कि जिस दिल के अंदर रहम नहीं है ना,
वो मुसलमान नहीं हो सकता। सर्व द ह्यूमैनिटी। जब आप किसी की तकलीफ देख के आपकी आंखों में आंसू नहीं आते तो आप किसी काम के बंदे नहीं। यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। जी, मैं कल में इसी नोट के साथ हम आज का टीवी टॉक्स का इख्तिताम करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया।